है। तो फर्स्टली आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस के बेसिस में। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के बेसिस में। गॉस लॉ का जो यूज है वो भी हम दो पर्पस के लिए यूज करते हैं। गॉस लॉ जो हम अप्लाई करते हैं, गॉस लॉ का पहला फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, गॉस लॉ हम अप्लाई नहीं क्यों करते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए। तो किसी भी क्लोज सिस्टम के द्वारा, गॉस लॉ में एक ही कंडीशन है, तो अगर किसी भी क्लोज सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम डायरेक्टली किसको अप्लाई कर देंगे? गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन यही है। सो किसी भी क्लोज सिस्टम, यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे वो क्लोज्ड एज वेल एज ओपन दोनों सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां जो हम निकालेंगे बाय इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू, बाय इंटीग्रेशन कैसे? तो सिंपल, अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या करेंगे? बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ई डॉट डीएस। तो ई डॉट डीएस से डी फाई ई आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया वेक्टर। सरफेस एरिया वेक्टर। तो स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया वेक्टर की वजह से डी फाई ई अगर निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे? बाय इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ई डॉट डीएस वेक्टर। यहां पे जो इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं वो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर है। सरफेस इंटीग्रल वेक्टर। सरफेस इंटीग्रल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? तो ये जो डीएस वेक्टर है, यहां पे जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो अलोंग द सरफेस कर रहे हैं। यहां पे जो हमारा वेरिएबल है वो सरफेस है। तो सरफेस एरिया वेक्टर के कंपेयर में यहां पे हम डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस करेंगे। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन होगा वो क्लोज्ड एज वेल एज ओपन दोनों सरफेस के लिए कर सकते हैं। बट गॉस लॉ जब भी अप्लाई करेंगे वो किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंशिएशन है। तो कोई भी अगर सरफेस दिया हुआ है, उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन के थ्रू जा सकते हो। वो डिपेंड नहीं करेगा क्लोज्ड है या ओपन है। डायरेक्टली हम इस इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। यहां पे हमें दो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किस है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डीएस क्या है? सरफेस एरिया वेक्टर। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर आएगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है वो कौन सा क्वांटिटी आने वाला है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं और गॉस लॉ से भी कर सकते हैं। तो गॉस लॉ का पर्पस ही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना। बट कंडीशन है सिर्फ क्लोज सरफेस का। सेकेंड जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू फिक्स्ड सरफेस। जैसे कुछ सरफेस दिया हुआ है, जैसे स्फीयर के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डायरेक्टली गॉस लॉ को अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने में, सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में। तो जो एप्लीकेशंस वाला पार्ट पढ़ोगे तो उसमें कोई लाइन इंटरवल दिया हुआ है, यानी कि बहुत सारे लाइंस पे क्या है? चार्ज दिया हुआ है। उसके वजह से अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं गॉस लॉ को। पहला एप्लीकेशन लाइन इंटरवल के द्वारा होता है। सेकेंड, कोई सीट है, सीट पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स दिया हुआ है, उसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो भी गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जनरल एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे, उसी को फिर क्लोज सरफेस से कनेक्ट करके हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी को कंटिन्यू करते हुए गॉस लॉ, फिर आगे उसको कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन साइड्स को। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सिंपल सुन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई
ई से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि दो वेक्टर का हम डॉट कर रहे हैं। जब भी दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो हमें जो क्वांटिटी जाएगा वो स्केलर आएगा। अगर यूनिट वाइज सोचे तो यूनिट ऑफ फाई क्या होगा? तो यूनिट ऑफ फाई के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट किस में लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट किस में लेते हैं? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का किस में लोगे? न्यूटन में। चार्ज को किस में लोगे? कूलम में। तो न्यूटन पर कूलम, और साथ में क्या होगा? डीएस का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको रिलेट कर लेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो न्यूटन पर कूलम यानी कि न्यूटन पर मीटर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने सरफेस एरिया से पास हो रहा है, यानी कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएस का प्रोडक्ट क्या देगा? फाई देगा। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। अब जैसे जो डीएस वेक्टर है, तो वेक्टर का तो एक क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ डीएस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ध्यान से देखो डायरेक्शन ऑफ डीएस वेक्टर कैसे निकालते हैं। मान के चलो हमें कोई एक फिक्स सरफेस दिया हुआ, सपोज दैट एक प्लेट ले लिया, सपोज दैट ये स्क्वायर दिया हुआ है, सपोज दैट ए बी सी, इसको थोड़ा सा प्रॉपर बना लेते हैं। ए बी सी डी 10 सेंटीमीटर सबका इसका जो है वो है। तो अगर डीएस निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो हमें एरिया पता चल जाएगा। मेन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये हमने वन डायमेंशनल ले लिया है, सपोज दैट हो सकता है बॉडी टू डायमेंशनल भी हो। ये हमने जो लिया है वो वन डायमेंशनल लिया है। हो सकता है बॉडी डिस्क के फॉर्म में हो, टू डायमेंशनल हो, या बॉडी थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल बॉडी हो सकता है। तो ध्यान से देखना है, सरफेस एरिया वेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जिस एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, मान के चलो हमारा ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये किसी ना किसी प्लेन को तो लाई करेगा ना, किसी एक्सिस को लाई करेगा। सपोज दैट हमने इसको वाई एक्सिस में रखा है, सपोज दैट इस तरीके से जो है बोर्ड पे ऐसे है, वाई एक्सिस है, वर्टिकली रखा गया है, वर्टिकली रखा गया। तो अगर कोई वर्टिकली इस तरीके से प्लेस्ड है, तो सरफेस एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर ये इसका जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है? वाई है, वाई प्लेन है वन डायमेंशनल में। तो इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर में आएगा। डीएस वेक्टर जो होगा, इसका डीएस, इसका सरफेस एरिया वेक्टर को किससे लिखेंगे? डीएस वेक्टर से। तो डीएस वेक्टर जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो जिस बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, उस बॉडी का सरफेस के परपेंडिकुलर में सरफेस एरिया वेक्टर रहेगा। सिंपल सी बात है। अगर इस कॉइल के थ्रू या ये स्क्वायर लूप के थ्रू अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करना है, तो हम सोचेंगे इसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर पाए। जितना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, उसका उतना ही इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब अगर इसके पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराएं, तो इसके पैरेलल में पास कराएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं होगा। बट जिधर डीएस वेक्टर है, डीएस वेक्टर किधर है? इस साइड है। तो डीएस वेक्टर क्या है? आउटसाइड द बोर्ड है। हमारा बोर्ड पे स्क्वायर लूप है, तो आउटसाइड द बोर्ड क्या है? डीएस वेक्टर है। अब डीएस वेक्टर के परपेंडिकुलर, डीएस वेक्टर के अलोंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करें,
डीएस वेक्टर जो है, सरफेस जो है, सरफेस कहां पे है, सरफेस जो है ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड है, तो डीएस वेक्टर किधर हो जाएगा, डीएस वेक्टर किधर हो जाएगा, आउटसाइड द बोर्ड हो गया। तो अगर अलोंग द बोर्ड अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ले जाएंगे तो वो तो स्क्वायर लूप से पास ही नहीं करेगा, उस केस में क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर डीएस वेक्टर के अलोंग अगर हम पास करें तो हमारा क्या होगा, अगर इसके थ्रू हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करें तो क्या होगा, इसके थ्रू 100% इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, पास करेगा। तो सिंपल सा ध्यान में जो रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अगर स्पेसिफाइड किया गया है तो डीएस वेक्टर का डायरेक्शन निकालो। डीएस वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज, डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, जिस सरफेस के क्रॉसपोंडिंग दिया रहेगा। अब जैसे सपोज है एक्सियल फॉर्म में समझते हैं, तो मान के चलो हमारे पास इस तरीके से कोई x दे रखा है, ये y दे रखा है और z दे रखा है। यहां पे हम एक लूप सिलेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह का कोई लूप ले लिया, ये लूप यहां पे रखा हुआ है। अब ये लूप जो है वो किधर है, अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसका सरफेस एरिया वेक्टर किधर आएगा, अगर ये किधर रखा हुआ है, ये किधर रखा हुआ है, ये इस तरह से रखा गया, तो इसका जो सरफेस है वो अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि वर्टिकली प्लेस्ड है, वर्टिकली रखा गया इसको। हॉरिजॉन्टली रखा रहता तो ऐसे होता, वर्टिकली रखा गया। तो इसका डीएस वेक्टर जो आने वाला है, डीएस वेक्टर जो आने वाला है वो जस्ट इधर आने वाला है। डीएस वेक्टर जो आने वाला है वो होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो डीएस वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, आई कैप। डीएस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, आई कैप। अब हमें देखना पड़ेगा, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, अगर इस डायरेक्शन से देते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। अब इधर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें पास करवाते हैं इस साइड से, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इससे पास करेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू किसका हो गया, डीएस वेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू डीएस वेक्टर के है और डीएस सरफेस का परपेंडिकुलर, सरफेस स्पेसिफाइड कर लो, मान के चलो कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसका सरफेस लाई कर रहा है XY प्लेन में। कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसका सरफेस किसमें लाई कर रहा है, XY प्लेन में। तो उसका सरफेस एरिया वेक्टर किधर लाई करेगा, जेड प्लेन में, जेड प्लेन में लाई करेगा। तो जेड प्लेन से अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंसिडेंट करवा रहे हो एग्जैक्टली जेड प्लेन से, तो जितना ही एग्जैक्टली जेड प्लेन से करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डीएस के पैरेलल आ जाएगा। उस केस में जो फ्लक्स लीक जो करेगा, फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ई डीएस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट में क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू जिस केस में क्या होगा, 0 डिग्री होगा। जब पैरेलल वाला केस है तो थीटा क्या हो जाएगा, और तो फाई की वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम। तो सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा, सो जो बॉडी तुमने सिलेक्ट किया है या जिस सरफेस के थ्रू तुम्हें फ्लक्स निकालना है, वो सरफेस को प्लेस किस प्लेन में किया गया है। अगर मान के चलो वो XY प्लेन में है, तो उसका एग्जैक्टली जिस सरफेस के थ्रू तुम निकालना चाहते हो उस कोई सरफेस तो होगा ना। सरफेस और प्लेन में क्या डिफरेंस है, सरफेस ऑलवेज कंटेनिंग ओनली वन एक्सिस। सरफेस हमेशा क्या करेगा, एक एक्सिस को कंटेन करेगा। अगर मान के चलो इसका सरफेस एक्स है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। अगर ये 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल में तो 2 ही डायमेंशन होगा, एक्स होगा या वाई होगा। तो अगर सरफेस इसका एक्स है तो परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो सिंपली सरफेस आइडेंटिफाई कर लो, सरफेस आइडेंटिफाई हो गया तो सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंसिडेंट कर रहे हो, उस केस में थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो फाई की वैल्यू क्या होगा,
मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यूज 0 से 90 के बीच हो रहा है, 0 से 90 के बीच हो रहा है, तो जैसे जैसे 0 से एंगल बढ़ता जाएगा और 90 तक जाते जाते क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, वो डायरेक्टली फंक्शन है किसका, थीटा का। डायरेक्टली फंक्शन किसका है, थीटा का। और वो थीटा है क्या, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है, उसी के बेसिस पे इसको डील किया गया। तो कुछ नहीं करना है, जब भी इंटीग्रेशन को सॉल्व, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, जैसे मान लीजिए चलो ये हमें स्क्वायर लूप दिया था, तो स्क्वायर लूप का निकाल लेते, ए स्क्वायर, सरफेस एरिया वेक्टर, एंगल देख लेते, जितना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको टिक कर देते। तो सिंपल यहां से दो केस होगा। तो अगर ई पैरेलल टू डीएस होगा तो फाई की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। अगर 0 से 90 के बीच होगा तो फाई की वैल्यू क्या होगा, फाई की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। और जैसे ही 90 डिग्री पे जाएगा तो फाई की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई वर्सेस थीटा का अगर ग्राफ खींचे, फाई वर्सेस थीटा का अगर ग्राफ खींचे तो सिंपल क्या हो जाएगा। तो अगर कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्सेस थीटा का अगर ग्राफ खींचे तो फाई वर्सेस थीटा के ग्राफ में क्या हो जाएगा। तो जब थीटा 0 डिग्री था तो फाई की वैल्यू क्या था, मैक्सिमम था। और जैसे जैसे वैल्यूज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वैल्यूज क्या हो रहा है, घट रहा। एग्जैक्टली जैसे ही ये 90 डिग्री पे जाएगा तो वैल्यूज क्या हो जाएगा, फिर से ये क्या होगा, पैरेलल वाला केस हो जाएगा, पैरेलल। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसका, ई फील्ड एंड डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर बिल्कुल समझ में आना चाहिए। डीएस वेक्टर तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें बॉडी का सरफेस क्लियर होगा। तो किस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर रहे हैं, जिस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर रहे हैं उसका परपेंडिकुलर वाला ले लो। जैसे मान लो चलो कोई क्यूब है, तो क्यूब में कितने फेसेज होते हैं, 6 फेसेज होते हैं। तो तुम्हें देखना पड़ेगा इस फेसेज के थ्रू पास करना है, तो इस फेसेज के थ्रू पास करने के लिए तुम्हारा सरफेस वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। समझ में, इस सरफेस के थ्रू पास करना है तो इसका सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस सरफेस के थ्रू ए बी सी डी, ए बी सी डी का सरफेस एरिया वेक्टर किधर, क्योंकि अगर मैंने ये सरफेस सिलेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी के थ्रू पास करेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर डीएस वेक्टर किधर आ जाएगा, आई कैप में। इसके लिए माइनस आई कैप में, इसके लिए जेड प्लस जेड, और नीचे वाला माइनस जेड। तो डिपेंड करेगा तुम किसको सिलेक्ट करते हो। तो सबसे पहले सरफेस को आइडेंटिफाई कर लो, उसके परपेंडिकुलर वाला ही क्या हो जाएगा, डीएस वेक्टर हो जाएगा। एक बार डीएस वेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस के बीच का एंगल क्या होता है। अब इसमें डॉट है तो कोई मायने नहीं रखता एंगल किधर से ले रहे हो, क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन से एंगल कंसीडर कर सकते हो, उसके थ्रू इंटीग्रेशन करके निकाल लोगे। तो ये एक सिंपल डिस्कशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही डीएस वेक्टर है। डीएस वेक्टर की क्लैरिटी होनी चाहिए, और डॉट तो सॉल्व करने आता ही है। जैसे मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है मुझे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और अगर डीएस वेक्टर मुझे दिया हुआ है सपोज दैट 4k, अब डीएस का यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, 4k कैप मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो जैसे ही ई डॉट डीएस करोगे तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रिजल्ट देगा, k इंटू के डॉट के क्या होता है, के डॉट के क्या होता है 1, क्योंकि k और के इंटू कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बाकी ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। तो ई डॉट डीएस करोगे तो डायरेक्टली क्या आंसर आ जाएगा, सिर्फ 4 इंटू 4, ठीक आ जाएगा 4 इंटू 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 16, बाकी कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फंडे हैं वो यहां पे अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी डीएस वेक्टर फाइंड आउट करना चाहिए,
डॉट को अच्छी तरीके से सॉल्व करना चाहिए, और जो इंटीग्रेशन तुम ले रहे हो, इंटीग्रेशन जो ले रहे हो, वो इंटीग्रेशन कौन सा इंटीग्रेशन ले रहे हो? डीएस, यानी कि जो वेरिएबल है वो कौन सा है? सरफेस एरिया वेक्टर है। सरफेस एरिया वेक्टर के कंपेयर में तुम क्या कर रहे हो? उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ई डॉट डीएस कर रहे हो, डीएस। ये यानी कि इसी को कहते हैं सरफेस इंटीग्रल वेक्टर, यानी कि जब सरफेस के क्रॉसपॉन्डिंग इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर। अब यही जब यहां पे तुम पढ़ रहे हो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस, आगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो वहां पे यही चीज होता है। यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होता है, वहां पे क्या डिफाइन होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी, वहां पे बी फ्लक्स डिफाइन होगा। तो बी फ्लक्स भी वहां पे एक इंटीग्रेशन डिफाइन, यहां पे सरफेस इंटीग्रल वेक्टर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बी से लिखते हैं, और डॉट की जगह पे डीएस की जगह पे डीएल आ जाता है। ये डीएल क्या हो गया? इसी को कहते हैं लाइन इंटीग्रल वेक्टर। लाइन इंटीग्रल वेक्टर, लाइन का मतलब क्या होगा? वन डायमेंशनल है, सरफेस एक पार्टिकुलर सरफेस है कुछ ना कुछ, तो ये सरफेस इंटीग्रल वेक्टर है, ये लाइन इंटीग्रल वेक्टर है। कहीं कहीं पे वॉल्यूम इंटीग्रल वेक्टर आता है, तो उसको किससे लिखते हैं? डीवी से लिखते हैं। तो यही तीन तरह का इंटीग्रल आता है, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यही फाइव। तो अभी तो हमारा डिस्कशन यही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू डीएस का, ठीक है। तो अगर कभी भी ओपन सिस्टम दिया हुआ है, क्लोज सिस्टम नहीं दिया हुआ है, तो ओपन सिस्टम को डायरेक्ट इसके थ्रू इंटीग्रेशन करके क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, डायरेक्टली इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो ओपन इंटीग्रेशन। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया, तो अब इसके बाद गॉस को पढ़ते हैं। गॉस लॉ आखिर क्यों यूज हुआ? तो गॉस लॉ का एक अपना एडवांटेज है। गॉस लॉ क्या करता है? गॉस लॉ डायरेक्टली जो है, गॉस लॉ डायरेक्टली क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई है, क्लोज सिस्टम के लिए। मान के चलो अगर कोई बॉडी क्लोज्ड है, तो हम डायरेक्टली गॉस लॉ अप्लाई करके हम वहां पे लिखते हैं, सो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीक होगा किसके थ्रू? क्लोज सिस्टम के द्वारा, उसकी वैल्यू कितना आएगा? क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आता है। ये गॉस ने दिया था स्टेटमेंट। सो अगर कोई क्लोज सिस्टम है, जैसे मान के चलो एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब क्या होता है? 6 फेसेस के थ्रू क्या है? वो क्लोज है सपोज दैट। तो क्यूब के सेंटर में, सॉलिड स्टेट में पड़े होंगे, एक बॉडी सेंटर्ड होता है। तो किसी भी बॉडी के सेंटर में क्या होता है? एक बॉडी सेंटर्ड होता है। मान के चलो इस बॉडी के सेंटर्ड में हमने क्यू रखा है, तो अब ये तो सारी तरफ से क्लोज है ना, तो इसके थ्रू कितना लीक करेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट फ्लक्स बता सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सोचो अगर ये सेंटर में है तब, यानी कि अगर एट सेंटर में है क्यू के, तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं? फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर सेंटर में नहीं है, मान के चलो किसी एक पार्टिकुलर फेस पे है, एट फेस पे मतलब एक फेस पे, तो अब क्या ये बॉडी क्लोज्ड है क्या? अभी बॉडी क्लोज्ड है क्या? ये चार्ज पार्टिकल क्लोज्ड है फेस पे, तो इसको तो क्लोज करना पड़ेगा ना। तो क्लोज करने के लिए कितने क्यूब लगाना पड़ेगा? एक फेस को क्लोज करने के लिए कितने क्यूब लगाना पड़ेगा? एक फेस को क्लोज करने के लिए इधर से और क्यूब लगाना पड़ेगा, अब जाके ये क्लोज होगा। तो अब जो नेट फ्लक्स लीकेज करेगा वो किसके बीच डिवाइड होगा? 2 के बीच। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम किसी एक फेसेज पे अप्लाई कर रहे हैं, तो एक फेस को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कैसे करेंगे? एक क्यूब और इधर से लाएंगे, तो एट फेस पे क्या हो जाएगा? यही इसकी वैल्यू क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो ये लीक किया वो एक में नहीं किया, 2 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीक किया। इसी तरीके से अगर कॉर्नर पे होगा, तो कॉर्नर को क्लोज करने के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए। कॉर्नर को अगर कॉर्नर पे वाला है, तो एट सेंटर वाला केस पूछता है, एट फेस वाला पूछता है, और एट कॉर्नर वाला पूछता है। तो याद करो, सॉलिड स्टेट में पढ़े होगे, एक कॉर्नर पे जब, यानी कि जो प्रिमिटिव क्यूबिक होता था, उस प्रिमिटिव क्यूबिक में क्या होता? कॉर्नर पे एटम्स कहां लाई करता था? कॉर्नर पे। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता था उसमें एटम्स कहां लाई करता था?
कॉर्नर्स पे लाई करता था, तो कॉर्नर्स को क्लोज करने के लिए कितना करते थे, 8 × 1/8, यानी कि 8 क्यूब की रिक्वायरमेंट होती थी। तो अब जो लीकेज होगा वो 8 में लीक करेगा, तो क्यू बाई क्या करेंगे, 8 एप्सिलॉन नॉट करेंगे। क्यू बाई क्या करेंगे, 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जब करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर 8 कॉर्नर की वजह से कर रहे हैं तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, अगर कॉर्नर पे क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर किसी ने पूछा एक पार्टिकुलर फेस के थ्रू कितना होगा, 6 होता है, इंटू 1/6 हो जाएगा, क्योंकि एक की वजह से क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आया ना। अब तो इसमें 6 फेस है, तो हर एक फेसेज के थ्रू लीक करेगा ना फ्लक्स, तो एक के थ्रू कितना करेगा, इंटू, अगर एट कॉर्नर पे तो फुल क्यूब के द्वारा, बट एट ऑन ओनली वन फेस करेंगे, तो ऑन ओनली वन फेस में क्या हो जाएगा, फिर से क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिंपल गॉस लॉ ने जो रिजल्ट दिया फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो क्लोज सिस्टम के लिए भी दिया, और कहा सो अगर कोई ओपन सिस्टम को अगर हम क्लोज कर पा रहे हैं, ओपन सिस्टम को क्लोज कर पा रहे हैं, तो वहां पे भी हम डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं, गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ क्यू इनक्लोज का डायरेक्टली मीनिंग यही है, तो क्यू इनक्लोज में कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और कुछ पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मान के चलो इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान के चलो कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू, कुछ इस तरीके से, +2Q, -3Q, कुछ इस तरीके से। तो पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर हो जाएगी, और निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स निगेटिव। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में आएगा, वही क्या रोल प्ले करेगा फ्लक्स के लिए। कुछ पॉजिटिव को इमर्ज कर रही है, कुछ बाहर जा रही है, कुछ आउटवर्ड जा रही है, कुछ इनवर्ड जा रही है। तो ये क्यू इनक्लोज कैसे निकालेंगे, सारे क्यू को आपस में क्या करेंगे, विद साइन के साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो विद साइन के साथ ऐड करने का मतलब क्या होगा, तो इस सिस्टम के साथ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर को आ रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी होगी वही रोल प्ले करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने में। क्लियर है? इसीलिए यहां पे क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते हैं। क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट का करने का यही पर्पस है। तो जब भी कभी गॉस लॉ क्लोज सिस्टम के लिए निकालना है, तो डायरेक्ट क्यू इनक्लोज निकाल के अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो। लेकिन अगर कभी सिस्टम ओपन सिस्टम है, ध्यान से देखो, अगर क्लोज सिस्टम है तब तो तुम डायरेक्टली कर दो। अगर सिस्टम ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम अगर है, तो ओपन सिस्टम पे एक कंसेप्ट एराइज होता है जिसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ये अपने मन से हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं। जैसे मान के चलो हमें कोई लाइन इंटरवल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पॉजिटिव। अब ये जो लाइन इंटरवल दिया है, क्या ये क्लोज्ड है? नहीं है। तो इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब मान के चलो इस लाइन के द्वारा हमें इस पॉइंट पे, इस लाइन के द्वारा नेट फ्लक्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। इसको क्लोज कैसे करेंगे, सराउंडिंग से। तो इसको सराउंडिंग से क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का क्या बना, सिलेंडर बना दिया, इस सिलेंडर के अंदर रख दिया इसको। अब क्या हो गया, ये ऊपर से भी क्लोज हो गया, नीचे से, तो ये पूरी सिलेंडर बन गया। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के थ्रू हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो यहां पे जो लाइन इंटरवल को जब सॉल्व करते हैं, तो लाइन इंटरवल के थ्रू जब फ्लक्स निकालते हैं, तो उस टाइम ये क्लोज नहीं था, इसको क्लोज किए। क्लोज कैसे किए, वाया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो वाया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू सबसे पहले हमने क्लोज किया। अब एक बार अगर क्लोज कर दिए, तो अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी कभी ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम को देखो क्लोज कैसे कर सकते हैं। जब क्लोज कर पाओगे तभी उस पर क्या कर पाओगे, गॉस लॉ को अप्लाई कर पाओगे। अगर क्लोज नहीं कर पाओगे तो गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर पाओगे।
तो सिंपल है, गॉस लॉ का वैलिडेशन दोनों के लिए है, क्लोज सिस्टम के लिए भी और ओपन सिस्टम के लिए भी। लेकिन ओपन सिस्टम उसी के लिए जिसको तुम क्लोज कर पा सकते हो। तुम्हारे सिलेबस में जनरली क्लोज सिस्टम के लिए जो है जनरली क्यूब को सॉल्व किया जाता है, क्यूब के थ्रू निकालते हैं, क्यूबाइड को निकाल लेते हैं। और ओपन सिस्टम में जो एप्लीकेशंस पढ़ते हैं वो एक तो लाइन के थ्रू, तो लाइन इंटरवल पे बहुत सारा चार्ज दिया हुआ उसके वजह से बोलेगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। दूसरा सीट, सीट और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? सीट क्या होता है? सीट एक तरह का क्या है? सीट जो मेटल सीट, मेटलिक सीट होता है कुछ इस तरीके से, इसमें बहुत सारे क्या है पॉजिटिव है हमारे पास, तो सीट फॉर्म में। यानी कि यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो क्या होगा, लाइन पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का वो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा, लेमडा, लेमडा इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एल। सीट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा। तो एक एप्लीकेशन लाइन का है, लाइन ओपन था, इसको हमने क्लोज कर दिया किसके थ्रू, सिलेंड्रिकल के थ्रू। एक सीट को भी क्लोज करेंगे, वहां भी सिलेंडर यूज करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। थर्ड जो एप्लीकेशन यूज करना है वो है हॉलो स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर में दो तरह का आता है, एक हॉलो एंड सॉलिड, हॉलो एंड सॉलिड। एक हॉलो स्फीयर को यूज करना होता है, एक सॉलिड स्फीयर को यूज करना होता है। तो यही 3-4 तरह का जो है एप्लीकेशंस तुम्हें पढ़ना है, लाइन के वजह से, सीट की वजह से, स्फीयर की वजह से। तो स्फीयर में कैसे गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करें, सीट में कैसे करें, लाइन में कैसे करें, इसी को करना है। अदरवाइज अगर क्लोज सिस्टम के लिए निकालना है तो वो सबसे क्यूब और क्यूबाइड वाला, अभी जो बताया था कॉर्नर्स पे, क्यूब में कहां पे पूछ सकता है, या तो कॉर्नर्स पे पूछ सकता है, या कहां पे पूछ सकता है, फेसेज पे पूछ सकता है, या फिर सेंटर पे पूछ सकता है, जो कि सॉलिड स्टेट की तरह ही हम उसको रिलेट करेंगे। तो क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम का तो बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं करना है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट करना है। अब सिंपल सी बात है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम कहां कहां यूज करते हैं। गॉस लॉ का जो रिजल्ट आया हुआ है क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या एडवांटेज, क्या यूज करते हैं। तो गॉस लॉ का जनरली जो हम गॉस लॉ को जो है यूज करते हैं, फर्स्ट यूज है इसका डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने में। तो अगर किसी भी क्लोज सिस्टम के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली निकालना है तो गॉस लॉ लगा दो। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम कूलॉम्स लॉ से भी निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम्स लॉ से भी निकाल लेते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली निकालना है किसी भी क्लोज सिस्टम के द्वारा तो वो गॉस लॉ से निकल जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखो, सिंपल अभी क्या करते हैं, ई डॉट डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वांटिटी तो कांस्टेंट ही है, देख लेंगे इसके बीच का एंगल कितना है। तो अगर एंगल 0 डिग्री है, अगर यहां पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो सिंपल क्या हो जाएगा, ई को बाहर ले सकते हैं, ई वेक्टर, यहां पे इंटीग्रल डीएस वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन। अब ये इंटीग्रल डीएस अगर मान के चलो हमारे पास सिलेंडर दिया हुआ है, तो सिलेंडर के लिए सिलेंडर का सरफेस एरिया वेक्टर कितना होता है सिलेंड्रिकल में, 2 पाई आर एच, ये हो जाता है। तो डायरेक्ट डीएस को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 पाई आर एच। अगर स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर में डायरेक्टली डीएस को क्या यूज कर सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के लिए क्या होता है, और ये कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यूज कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया हम यूज कर रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल के लिए डायरेक्ट पता है 2 पाई आर एच यूज कर दो, स्फीयर के लिए पता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान के चलो मैंने स्फीयर के लिए करना है, स्फीयर के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल ई वेक्टर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। तो यही दो पर्पस होता है गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल सकते हो, एक तो बाय इंटीग्रेशन मेथड निकाल लो,
बट एप्लीकेशन जो गॉस लॉ का है वो लिमिटेड है। या तो हम लाइन के लिए कर सकते हैं, सीट के लिए कर सकते हैं, या फिर किसके लिए कर सकते हैं, स्फेयर के लिए कर सकते हैं, सिलेंडर के लिए कर सकते हैं। तो लिमिटेड एप्लीकेशन है। लेकिन पर्पस गॉस लॉ का क्या रहेगा, या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए या फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। क्लियर होगा। आज हम एक को डिस्कस करेंगे, सो कैसे हम एक को फाइंड आउट करेंगे, बाकी को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे गॉस लॉ को। जैसे मान के चलो एक सिलेंडर ले लेते हैं हम, सिलेंडर स्फीयर ले लेते हैं, स्फीयर वाला इंपॉर्टेंट है। तो स्फीयर अगर मुझे दिया हुआ है, सपोज दैट गॉस लॉ का जो एप्लीकेशंस है स्फीयर के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्फीयर के लिए, इसको पढ़ते हैं। स्फीयर में दो तरह का स्फीयर होता है, कौन सा, होलो और सॉलिड। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले होलो के लिए डील करते हैं। होलो क्या होता है, जो अंदर से खाली हो। तो जब अंदर से खाली है, ये इसका सपोज रेडियस कैपिटल आर दिया होगा मुझे, तो इस पे चार्ज कहां पे लाई करेगा, अंदर तो लाई करेगा नहीं, सिर्फ चार्ज कहां पे लाई करेगा। अब ध्यान से देख लेना, ये कोई वो नहीं है, सर्कुलर लूप नहीं है, ये स्फीयर है मान लेना। तो ये स्फीयर है एक तरह से, तो होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो इसका मुझे सिर्फ किस पे लाई करेगा, सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। क्यों, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज पार्टिकल्स तो है ही नहीं। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, ड्यू टू क्यू इनक्लोज जो है वो जीरो है। अंदर में तो क्यू है ही नहीं ना। तो यहां पे अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो अंदर की तरफ। अंदर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स लीकेज हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर सरफेस पे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे निकालने के लिए, तो वही अप्लाई करेंगे, कितना, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर सरफेस पे निकालना है तो सरफेस को तो क्लोज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से यहां पे क्या करेंगे, गॉसियन लूप सेलेक्ट कर लेंगे। एक गॉसियन लूप सेलेक्ट कर लिया। इस गॉसियन लूप का भी रेडियस जो है एग्जैक्टली आर के जस्ट साइज का गॉसियन लूप सेलेक्ट कर ली। और जैसे ही सेलेक्ट किया तो एक सरफेस के थ्रू इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जैसे ही गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिए, तो उस गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो ये होगा, कितना आएगा, ई डीएस, और क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज। तो सपोज इस पे टोटल चार्ज हमें ले लिया है क्यू, इस पे जो टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीएस की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर केस 0-1 में करें, इनसाइड वाला केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। केस 0-2 अगर सरफेस पे बात करें, एट सरफेस, तो सरफेस में क्या होगा, ई डॉट डीएस। डीएस की वैल्यू कितना होगा, सिर्फ 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो यहां से ये चीज निकल गई, ये सरफेस की बात होगी। अब एक और केस क्या बन सकता है, आउटसाइड वाला। एक हमने इनसाइड वाला स्फीयर के, होलो स्फीयर के अंदर वाला कोई पॉइंट ले लिया। अंदर वाला पॉइंट अगर मान के चलो ले लेते हैं, सपोज ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, जिसके अंदर तो कोई फील्ड है ही नहीं ना, कोई चार्ज ही नहीं है। तो यहां पे आर जो ले रहे हैं वो लेस देन आर ले रहे हैं। यहां पे आर एग्जैक्टली किसके इक्वल ले रहे हैं, आर के। तो जब आर एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। आर लेस देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली क्या आ जाएगा, जीरो। एक केस और क्या बनेगा, आउटसाइड द सरफेस। तो जैसे ही आउटसाइड करेंगे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा। जैसे ही आउटसाइड करें तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब सबसे पहले क्यू को इंक्लोज करना पड़ेगा, तो क्यू इंक्लोज के लिए मान के चलो ये पॉइंट हमने ले लिया, सपोज एट आर वाला। तो अपने मन से क्या करेंगे यहाँ पे, गॉसियन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्लोज करना पड़ेगा। जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक गॉस लॉ लगा कैसे पाएंगे। इसको क्लोज करने के लिए हमने क्या किया, अपने मन से एक गॉसियन सरफेस बना दिया। जैसे ही गॉसियन सरफेस बनाया तो अब ये क्यू क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो जैसे ही क्यू क्लोज हो गया तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं ई इंटू, अब जो डीएस लोगे वो ये गॉसियन सरफेस का लोगे। याद रखना है डीएस वेक्टर हमेशा गॉसियन सरफेस का लेंगे। जो गॉसियन तुमने अगर किसी सिस्टम को क्लोज किया है तो डीएस वेक्टर सिर्फ गॉसियन सरफेस का लेंगे। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर, जो डिस्टेंस लिए हो तुम बाहर में आउटसाइड, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट देखो ध्यान से, अंदर में क्या हो गया 0, बाहर में क्या हो गया क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाहर में क्या हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिए। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करते तो सिंपल क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट कर देते। तो होलो स्फेयर को ध्यान से देखने पे क्या पता चला, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, आउटसाइड ये, और सरफेस पे ये आउटसाइड। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करें अगर होलो के लिए, तो होलो के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, ध्यान से देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। होलो में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 3 रीजन बनेगा। एक रीजन कौन सा, यहां से 0 से लेके जहां पे आर लेस देन आर होगा, ये इनसाइड वाला रीजन बनेगा। ये वाला जो है एट सरफेस वाला रीजन बनेगा। एट सरफेस मतलब आर इक्वल टू कैपिटल आर, इसको रीजन फर्स्ट, इसको रीजन सेकेंड। इसके बाद का जो रीजन बनेगा वो रीजन थर्ड, उसमें क्या हो जाएगा आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता था 0, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इस पे आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो वैल्यू फिक्स रहेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड देखोगे तो क्या हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, आर स्क्वायर का। ये वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर की वैल्यू हमें क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। आर की वैल्यू हम वेरी तो नहीं कर सकते ना, किसी पार्टिकुलर सॉलिड होलो स्फीयर के लिए आर की एक वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो जब ग्राफ ड्रॉ करे हुए तो इनसाइड वाला पॉइंट में तो यही रहेगा। जैसे ही सरफेस पे जाओगे तो एक वैल्यू आ जाएगा, इस वैल्यूज की वैल्यूज कहां से आ जाएगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे ही आउटसाइड जाओगे तो वैल्यूज डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, ऑर्डर 2 से लीनियर डिक्रीज थोड़ा होगा, लीनियरली डिक्रीज करेगा क्या, नहीं, किसके प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -2 का करेगा। तो ये इस तरीके से डिक्रीज करेगा, ऑर्डर 2 का डिक्रीजिंग होगा, मतलब पैराबोलिक डिक्रीजिंग होगा। तो यहां जैसे ही इससे क्लियर क्या होगा, तो इस रीजन जो फर्स्ट रीजन था वो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे एकदम फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू हमारा फिक्स्ड मिलेगा। और जैसे ही थर्ड रीजन में जाएंगे तो वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली पैराबोलिक डिक्रीजिंग होगा। पैराबोलिक वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो ये होलो के लिए केस था। अब मान के चलो सॉलिड स्फीयर के लिए हम डील करते हैं, तो सॉलिड और होलो में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, सॉलिड स्फीयर में अब सॉलिड वाला में केस देखो ध्यान से क्या होगा, सॉलिड स्फीयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यही रहेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 लिए थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नहीं होगा। तो मान के चलो हम यहाँ पे 3 केस सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पे ये जो है हमारा वो कैपिटल आर है, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं स्मॉल आर का, यहां पे एक बाहर का, यही 3 पॉइंट ले सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड और ये हमारा थर्ड होगा। तो पहले फर्स्ट में देखते हैं, एट इनसाइड पॉइंट
अब मान के चलो इस पे टोटल चार्ज सपोज दैट हमने ले लिया, सपोज दैट टोटल चार्ज जो है वो सपोज दैट प्लस क्यू है, किस पे, स्फेयर पे। अब जब एट इनसाइड पॉइंट पे देख रहे हो तो इनसाइड पॉइंट पे क्या देखोगे, इनसाइड पॉइंट को सॉल्व करने के लिए गॉसियन सिलेक्ट करोगे, यही सिलेक्ट कर लिए। तो गॉसियन जब सिलेक्ट किए तो अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में आएगा ना, क्योंकि ये होलो नहीं है, सॉलिड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बट कितने के द्वारा, सिर्फ इसी के रीजन के द्वारा, इतना ही वजह से आएगा। तो इतने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। पहले जो हमारा क्यू चार्ज था वो किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था, 4/3 पाई आर क्यू। टोटल जो चार्ज था वो कितने वॉल्यूम में था, टोटल वॉल्यूम में। तो 1 के लिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू। इसी को तुम लिख सकते हो कि नहीं, रो, इसी को तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं ना, यही तो क्यू बाय 4/3। अगर मान के चलो डायरेक्टली स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके क्रॉसपोंडिंग जो एरियाज है, जो वॉल्यूम है, इसके क्रॉसपोंडिंग कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो इसी के साथ क्या करोगे, रो को मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही इसके साथ रो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना क्यू ऑब्टेंड हो जाएगा। वो क्यू किसके, वही क्यू रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए गॉस लॉ में। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे रो की वैल्यू यहां पे डालोगे तो देखो क्या आ जाएगा, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यू। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको कैंसल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू से आर क्यू कैंसल, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेट चार्ज आ जाएगा, क्यू डैश आ जाएगा, किसके अंदर का, किसके अंदर का चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक क्यू इनसाइड आ जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, हाँ अंदर वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब सिंपल क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे। अब तो गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे ना, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे जो क्यू इनक्लोज लेंगे वो वैल्यूज कितना ले लेंगे, क्यू आर क्यू बाय आर क्यू। डीएस को कितना ले लोगे, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके क्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगा ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यू आर अपॉन 4 पाई आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर आर आएगा, यही आएगा ना। तो यहां पे जो वैल्यूज, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, होलो में क्या आता था, होलो में वैल्यू 0 आता था। अब इसमें क्या आएगा, वैल्यूज कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, लिनियरली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, आर के साथ लिनियरली इंक्रीज। यहाँ पे ई फंक्शन किसका हो जाएगा, आर का। यही तो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या होगा, यही तो होगा। सरफेस में कोई चेंज आएगा क्या, आउटसाइड द सरफेस चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो होलो और सॉलिड में क्या चेंज आया, सिंपल सा अगर होलो और सॉलिड को डिस्कशन में रखें तो होलो और सॉलिड में क्या डिस्कशन रहा। तो होलो में दोनों को अगर ग्राफिकल ध्यान में रखना है तो किस तरीके से रखेंगे। सो होलो के लिए जब ई वर्सेस आर कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट में जो है वो 0 दे रहा है वैल्यूज। ये कौन सा पॉइंट होगा, आर लेस देन आर का, ये एग्जैक्ट एट सरफेस वाला हो जाएगा, आर इक्वल टू आर का, ये इनसाइड वाला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन आर का। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये आउटसाइड वाला हो जाएगा। तो यहां से
सिंपल अगर वैल्यूज ड्रॉ करेंगे तो यहां से यहां तक 0, फिर यहां पे फिक्स्ड वैल्यूज, और उसके बाद ऐसे। बट होलो सॉलिड में अगर डील करें तो सॉलिड में क्या प्रॉब्लम आएगा? सॉलिड में सिंपल क्या चीज होगी, सॉलिड में जब E वर्सेस R कर रहे हो तो इनसाइड वाला जो केस है जहां पे हम बोल रहे हैं R लेस देन R, ये जो इनसाइड वाला केस में उसमें क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R का। इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, एग्जैक्टली फिक्स वैल्यू हो जाएगा, और यहां के बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यही तो है ना। तो इस दोनों में क्या हो गया, ई फंक्शन R, यहां पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिफाइन होता है, कैसे निकालेंगे, बाय यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चार्ज आएगा वही रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने में। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर इसको सॉल्व करके हम फाइनल कर लेंगे। कितने मिनट का हो गया वीडियो? 1 घंटा। तो ठीक है, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसमें 2 एप्लीकेशंस और रह गया, कौन कौन सा, एक लाइन इंटरवल और एक कौन सा रह गया, लाइन वाला, और एक सीट। तो लाइन के थ्रू जो हम लाइन इंटरवल, लाइन के थ्रू जो हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक सीट के थ्रू, इसको नेक्स्ट टाइम हम डील करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।